हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम्स टू यू अहमद क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने आपको जो है बेसिक्स नंबर सिस्टम के बारे में बताए थे। इन नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर सिस्टम हमने देखा था नेचुरल नंबर, सेकंड नंबर आपने देखा था होल नंबर, फिर थर्ड नंबर सिस्टम आपका जो है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब इंटीजर, थर्ड वाला था आपका रैशनल नंबर और लास्ट में था आपका इर्रेशनल नंबर्स। नाउ नेचुरल नंबर के बारे में आपको आइडिया हो गई थी कि नेचुरल नंबर मतलब ऐसे सभी नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 अप टू क्या रहेंगे आपका इन्फिनिटी। मतलब ऐसे सभी नंबर्स जो पॉजिटिव हो और 1 से स्टार्ट हो रहे अप टू आपका इनफाइनेटली दिया है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट वाला इसके लिए नोटेशन था आपका कैपिटल एन। सेकेंड वाला सेट हमने देखा था सेट ऑफ होल नंबर। बेसिकली होल नंबर्स मतलब ऐसे सभी नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो रहे 1, 2, 3 अप टू क्या रहेंगे आपका इन्फिनिटी। मतलब जो नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट हो रहा इंक्लूडिंग ऑल पॉजिटिव नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स, ऐसे नंबर्स के कंप्लीट सेट को हम क्या बोलते हैं होल नंबर्स। नेक्स्ट वाला आपका सेट था आपका सेट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर को डिनोट करते हैं हम लोग z से या फिर i से। z यानी सेट ऑफ इंटीजर, i का मीनिंग भी हो गया आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। और इंटीजर्स मतलब ऐसे सभी काउंटिंग नंबर जो नेगेटिव हो एज वेल एज क्या रहेंगे आपके पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव काउंटिंग नंबर अप टू आपका इन्फिनिटी, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं आपके इंटीजर्स। अब देखिए 0 के बाद में बेसिकली सभी नंबर्स आपके जो है वो नेचुरल नंबर दिखाई दे रहे आपको। मतलब इस सेट के अंदर में नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव साइन विथ नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग 0, ऐसे नंबर्स के सेट को हम क्या बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय z और i। तो देखिए फर्स्ट वाला था आपका नेचुरल नंबर जिसके बारे में हमने कल देखा लास्ट वीडियो में। फिर हमने यहाँ देखिए W मतलब सेट ऑफ होल नंबर जिसको स्टार्ट करना है आपको 0 से। Z और I मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स मतलब एज नेचुरल नंबर जो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो साथ में आपका 0 इंक्लूड हो, ऐसे सेट को बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट वाला था आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के लिए नोटेशन होता है Q। रैशनल नंबर मतलब ऐसे सभी नंबर जो डिवीज़न फॉर्म में लिखे गए या इन अदर वर्ड उसको फ्रैक्शन में लिखा गया। तो जो नंबर आपके फ्रैक्शन में होते हैं या डिवीज़न फॉर्म में होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए आप लिखते हैं P/Q फॉर्म में होना चाहिए, सच दैट, स्लैश का मीनिंग होता है सच दैट, जिसमें से P और Q जो है ये आपका सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करते हैं, मतलब वहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने इस साइन को दिया बेसिकली ये साइन कहलाता एप्सिलॉन, और मैथमेटिक्स में एप्सिलॉन जो है ये डिनोट करता है आपका बिलोंग्स टू। मैथमेटिक्स में जो है एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो P एंड Q बिलोंग्स टू I, मतलब P एंड Q जो आपका रैशनल नंबर में न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, दोनों नंबर्स बेसिकली आपके जो है इंटीजर से आ रहे हैं, और इंटीजर से जो नंबर आ रहे हैं आपके उनको लिखा हमने डिवीज़न फॉर्म में। तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं आपके रैशनल नंबर। कल आपको एक्सप्लेन किया इसके बारे में। लास्ट में बताया था मैंने आपको इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर मतलब ऐसे सभी नंबर्स जो किसी रेडिकल साइन के अंदर लिखे गए। जैसा कि मुझे रेडिकल साइन मतलब स्क्वायर रूट, या फिर आप बोलेंगे क्यूब रूट, या फिर आप बोलते हैं फोर्थ रूट। अगर हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 या क्यूब रूट ऑफ लिखा आपने 5 या फोर्थ रूट ऑफ लिखा आपने 7, तो जो नंबर्स रेडिकल साइन के अंदर लिखे गए इन सब रेडिकल साइन विथ नंबर कहलाएंगे आपका इर्रेशनल। इन अदर वर्ड ऐसे नंबर जिसका डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसे सभी नंबर्स कहलाते हैं आपके इर्रेशनल, और जिनका डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग हो ऐसे कहलाते हैं आपके रैशनल नंबर। जितने काउंटिंग नंबर्स नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 ये कहलाते हैं आपके इंटीजर्स।
जिस नंबर को स्टार्ट करते हैं हम लोग 0 से, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये कहलाता है आपका होल नंबर। और सिर्फ जो नंबर 1 से शुरू होते हैं अप टू इन्फिनिटी वो कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर। और आपको मालूम है इन सभी नंबर्स को कंबाइन करके जो सेट बनता है, ऐसे सेट को बोलते हैं, यानी ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स मतलब इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, और जो आपके रेडिकल साइन में दिया है मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या जिसका पावर फ्रैक्शन हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल, मतलब जिसका डेसिमल पार्ट क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए इन सभी नंबर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रियल नंबर्स। और आपको मालूम है कि रियल नंबर पे हम कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं जिनको हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन। सो एल्जेब्रिक ऑपरेशन मतलब आपको मालूम है बेसिकली आपके पास में एल्जेब्रिक ऑपरेशन 4 है। एक होता है आपका एडिशन जिसको आप प्लस कहते हैं, सेकंड होता है आपका सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ये आपका साइन होता है माइनस करके ऐसा। आपको थर्ड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस का साइन देते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपका इस टाइप से। और फोर्थ वाला आपका है डिवीज़न, डिवीज़न में आपका मालूम है आपको इस टाइप का साइन होता है। मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि एल्जेब्रिक ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन ही बोलते हैं। बाइनरी का मतलब होता है ऐसा ऑपरेशन जो टू क्वांटिटीज़ को इन्वॉल्व करता है, मतलब एन ऑपरेशन इन्वॉल्विंग टू क्वांटिटीज़, ऐसे ऑपरेशन को मतलब ऐसे ऑपरेशंस को क्या कहते हैं हम लोग, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन इन्वॉल्विंग क्या रहेगा आपका टू क्वांटिटीज़। तो जिस ऑपरेशन में दो क्वांटिटीज़ लगती है, ऐसे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में जिसमें दो क्वांटिटीज होती है, ऐसे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए ये तो हो गया आपका सिंपल नंबर्स और उसके एल्जेब्रिक ऑपरेशन के बारे में, जिसकी आप लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद से आपका 8 9 तक के इसकी स्टडी किया है। आपने सब पढ़ा है नेचुरल नंबर, उसके बाद ऑपरेशन अप्लाई किया आपने, ये वाले प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न यानी एल्जेब्रिक ऑपरेशन। होल नंबर पे अप्लाई किया आपने, इंटीजर्स पे आपने ऑपरेशन अप्लाई किया है, रैशनल पे किया है और इर्रेशनल पर भी आपने ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। अब देखिए इन सब में बहुत सारे लोगों को जो है रैशनल नंबर में अगर इन ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, रैशनल नंबर्स पर जब इन ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो ऐसे इसमें उन ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करना है, जस्ट हम उसकी आइडिया देख लेते हैं, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। मुझे अगर एक नंबर दिया है न्यूमरेटर में a और डिनोमिनेटर में दिया है b, सो a बाई बी इज़ फर्स्ट नेचुरल नंबर। सेकंड ले रहे हैं हम लोग, न्यूमरेटर में c दिया है और डिनोमिनेटर में अगेन आपका b दिया है, तो आपका ये भी हो गया सेकंड रैशनल नंबर। इन दो रैशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया है, तो ये फर्स्ट नेचुरल नंबर हो गया a बाई बी और सेकंड नेचुरल नंबर हो गया आपका c बाई बी। अगर मुझे इन दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना हो, जब भी रैशनल नंबर्स का या फ्रैक्शंस का, इनको दूसरे वर्ड में फ्रैक्शन ही बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो, रैशनल नंबर्स का या फ्रैक्शंस का मुझे एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो, तो जब भी एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर आपको परफॉर्म करना है टू रैशनल नंबर्स का, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका ये होना चाहिए कि जिन रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है उसके डिनोमिनेटर में आपको क्या दिया है। अगर मान लीजिए दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपके लिए सबसे आसान काम हो गया। आप जो है इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सिर्फ एक बार लिख देंगे b करके, दोनों में आपका डिनोमिनेटर b है तो b को आप एक बार लिख दोगे b। न्यूमरेटर में जो भी टर्म दिया उसको डायरेक्ट ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ एडिशन दिया इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, सो a प्लस सी डिवाइड बाई b। मुझे अगर दिया होता 2/3 और सेकंड दिया होता 4/3, हमने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है,
जब भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम रहा, डिनोमिनेटर क्वांटिटी सेम रही, तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर को सिर्फ एक बार लिखना है। न्यूमरेटर का आप डायरेक्ट ले लेंगे एडिशन, दिस इज़ 2 + 4, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 6/3। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि फ्रैक्शंस को हरदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब आप जो है 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/1 विच इज़ 2। तो जब भी आपका किसी रैशनल नंबर्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो या फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन करना हो, तो सबसे पहले चेक करना है आपको डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में टर्म्स या नंबर्स आपको सेम दिया है तो आप डिनोमिनेटर को सिर्फ एक बार लिखोगे और डायरेक्टली न्यूमरेटर का ले लेंगे एडिशन। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। हम ले रहे सेकंड केस। अगर आपको दिया होता न्यूमरेटर में a और डिनोमिनेटर में b, मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन दिया a/b और सेकंड फ्रैक्शन दिया आपको c/d। आपको मालूम है कि ये b और d में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर का मीनिंग क्या होता है आपको मालूम है? जैसा 6 अगर दिया है तो 6 को आप लिखते हैं 2 × 3। अगर मुझे दिया है 9 तो 9 को मैं लिखता हूँ 3 × 3। तो इन दोनों में कॉमन जो मल्टीप्लायर है दोनों नंबर्स के अंदर में जब एक्सप्रेस किया हमने, तो इनमें कॉमन क्वांटिटी मुझे 3 दिखाई दे रही। ऐसा अगर मान लीजिए आपके डिनोमिनेटर में कॉमन क्वांटिटी अगर आती है तो ऐसे केस में हम कुछ और तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए, मान लीजिए b और d, b एंड d हैव नो कॉमन फैक्टर, अगर मान लीजिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करना है? आपको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे a × d, ये इस तरफ जाएगा तो b × c डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन b × d। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दिया है 2/3 और दूसरा दिया है 4/7। आपको मालूम है कि 3 का टेबल अगर हम रीड करते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 एंड देन 3 × 3 = 9। मतलब 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, और 7 तो ऑब्वियसली बड़ा है तो उसके टेबल में 3 आना ही नहीं है। हमने देखा कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली क्या करेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मिलेगा 2 × 7 + 4 × 3 होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 3 × 7। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलता है ये 14, ये आ गया आपका 12 डिवाइड बाय 21। फिर आपको मालूम है इजीली 14 12 मतलब होता है आपका 26 डिवाइड बाय रहेगा आपका 21। तो दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन ऐसा डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर हर दम रहेगा या नहीं भी रहेगा। अगर मान लीजिए नहीं होता है, जैसा अगर नहीं होता है तो हम सिंपल जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मुझे अगर ऐसे दिया है 2/3 + 4/9, 2/3 + 4/9, बताइए 2/3 + 4/9। जब इन फ्रैक्शंस को मुझे सॉल्व करना हो, मतलब इन रैशनल नंबर्स को ऐड करना हो, रैशनल नंबर्स का ही दूसरा मीनिंग क्या होता है? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शंस को ही हम लोग जो है रेशियो बोलते हैं। तो रेशियोज़ का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो या फिर रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना हो, तो मैंने बताया आपको सबसे पहले चेक करना है डिनोमिनेटर। अगर आपके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो आप उसको डायरेक्टली एक बार लिखोगे और डायरेक्ट न्यूमरेटर का हो जाएगा एडिशन। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आपके जो है फैक्टर्स है, जो नंबर्स है, वो इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे कि आपको मालूम है कि आपका 3 और 9 में 9 इज़ द बिगर नंबर और 3 इज़ द स्मॉलर। तो ऑब्वियस है कि 9 के टेबल में 3 तो आएगा नहीं, बट 3 के टेबल में 9 आता है। तो हमको मालूम है
कि 3 के टेबल में अगर 9 लाना है, यानी 3 को 9 में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसका न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर में या फ्रैक्शन में जो ट्रीटमेंट आप डिनोमिनेटर को देते हो, सेम वैसे ही ट्रीटमेंट आपको न्यूमरेटर को देना होगा। तो बताइए, यहाँ पर हमने 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो उसी के न्यूमरेटर को भी 3 से डिसाइड करना है डिनोमिनेटर देखकर, लेकिन मल्टीप्लाई करना आपको न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को। अब बताइए, सेकंड नंबर आपका 4/9 एज इट इज़। अब बोलिए, ये भी आपका 9 हो गया और ये भी आपका 9, तो हम लिख देंगे उसको 1 बार 9, यानी हमारा फर्स्ट केस। और न्यूमरेटर में जो भी आपका 2 × 3 6 + 4। अब बताइए, ये हो गया आपका 10 / 9। जब भी आपका डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है, अगर कोई भी नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर्स है, मतलब उनमें कोई कॉमन नंबर मल्टीप्लायर है, तो ऐसे सिचुएशन में उस नंबर को उस फॉर्म में ला सकते हैं। और एग्जांपल देखिए, अगर मुझे दिया होता सेकंड वाला, अगर आपको दिया होता 4/9 और दिया आपको 11/27, सिंपल लॉजिक है। 27 इज़ द बिगर नंबर और 9 स्मॉलर है, बट मुझे मालूम है कि 9 के टेबल में 27 आता है। 9 के टेबल में 27 आता है, मतलब 9 को 27 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट खुद ब खुद कन्वर्ट तो होगा नहीं आपका। तो आपको डिसाइड करना है कि 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपका 27 बनेगा। तो आप बोलेंगे 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करें हमने, तो इसका न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड वाला 11/27 एज इट इज़। अब मुझे दिखाई दे रहा कि 9 × 3 आपका 27 और ये भी 27, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो उसको लिख देंगे 1 बार। फिर हम लोग न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। बताइए, ये आएगा आपका 12 प्लस इज़ देयर, इसलिए प्लस, और 11। अब बताइए, 11 + 12 हो गया आपका 23, डिवाइड बाय करेंगे आपका 27। यहाँ बताइए, कोई कॉमन 3 के टेबल में 7 लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्टली अनकॉमन है इसे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में आप नंबर्स को सेम ला सकते हो किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, तो आप सिंपली उस नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दोगे। डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको लिख देंगे 1 बार, और जो आपका नंबर आएगा उसको हम ले लेंगे 23 कितना है 27। तो ये जो लॉजिक हमने अप्लाई किया, सेम लॉजिक आपका जैसा हमने एडिशन के लिए किया वैसे ही आपका सब्सट्रैक्शन में पॉसिबल है, मतलब सेम थिंग रहेंगी। सिर्फ आपको जो है इस एडिशन की जगह अगर सब्सट्रैक्शन दिया, इस एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ साइन माइनस आ जाएगा और आंसर आपका चेंज हो जाएगा 6 - 4, यानी हो जाएगा आपका 2/9। तो दिस इज़ योर आंसर। मतलब जो ट्रीटमेंट, जो जैसा लॉजिक या ऑपरेशंस आपने जो है एडिशन में अप्लाई किया, सेम ऐसे ही लॉजिक आपको अप्लाई करना है सब्सट्रैक्शन में। ये तो हो गया आपका फ्रैक्शंस यानी रैशनल नंबर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। लेकिन अगर आपको दिया होता, आपको दिया है 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, मुझे दिया है 2/7 और एक दिया है 4/5। एक जनरल फॉर्म लेते हैं हम लोग कि मुझे दिया है A/B मल्टीप्लाई बाय C/D। जब 2 फ्रैक्शंस मतलब रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, तो फिर आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आया तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब B × D। तो यहाँ बताइए 2/7 4/5, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 4, और यहाँ बताइए 7 × 5। अब जो भी आपका मल्टीप्लाई करने पर आएगा आप लिखेंगे आंसर दिस इज़ 14 और 7 5 बोलो कितना आएगा 35।
तो ये तो हो गया आपका दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर मुझे फ्रैक्शन a बाई बी को डिवाइड करना हो c बाई डी से, या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो कि दिस इज a बाई बी डिवाइड बाय c बाई डी, मतलब a बाई बी ये फ्रैक्शन c बाई डी इस फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है। जब भी दो फ्रैक्शंस का डिवीज़न है तो सिंपल जो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन रहेगा उसको आप लिखोगे एज इट इज़ a बाई बी। सेकेंड फ्रैक्शन का ले लेंगे रेसिप्रोकल, मतलब d बाई सी, और डिवीज़न चेंजेस टू क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। अब बताइए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज a इंटू डी। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे b इंटू सी। सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं हम लोग। अगर मुझे दिया होता है 2/7 डिवाइड बाय 4/5, नाउ 2/7 इज द फर्स्ट फ्रैक्शन, इसको लिखेंगे आप एज इट इज। जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल, और डिवीज़न चेंजेस टू क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न चेंजेस टू क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। अब आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 मतलब 10, और 7 4 द क्या होगा आपका 20। इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि जब भी फ्रैक्शंस यानी रैशनल नंबर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे तो पहला ऑब्जर्वेशन आपको डिनोमिनेटर चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल रहे तो सेम रहे तो आप डायरेक्टली उसको एक बार डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और न्यूमरेटर में जो नंबर रहेंगे उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन दिया है, मतलब जो ऑपरेशन यहाँ दिया है पहले से, वही अप्लाई कर देंगे और आंसर ला लेंगे। लेकिन अगर आपका फ्रैक्शन डिनोमिनेटर टर्म्स जो है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की टर्म्स डिफरेंट है, मतलब कोई भी नंबर किसी और के टेबल में नहीं आता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना आपको, लिखा हुआ मैंने कि b एंड d हैव नो कॉमन फैक्टर। इसके टेबल में ये नहीं आता और इसके टेबल में ये नहीं आता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आंसर ला लोगे। सेम थिंग यहाँ पर, लेकिन यहाँ बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर ले आएंगे। लेकिन अगर आपको दिया सेम जो हमने एडिशन में किया वही सब्सट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर अगर आते हैं, मतलब किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अदर डिनोमिनेटर मिलता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो स्मॉलर नंबर रहेगा उसको किसी कॉमन नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। आपको मालूम है कि 9 के टेबल में 27 आ सकता है, कब, जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने 3 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया और आपका रिजल्ट जो है 23 बाई कितना आ गया 27। ये तो हो गया फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। बट अगर आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवीज़न करना हो तो मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ आपको डिवीज़न में याद रखना है कि जब भी किसी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट को लिखेंगे एज इट इज़, जो डिवीज़न के बाद में है उसका ले लेंगे रेसिप्रोकल, मतलब उसको उल्टा कर देंगे। तो c बाई डी का हो गया आपका d बाई सी, सिंपली न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया आपका फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब देखिए सेम जो आपका इसके बाद में आपको जो है जिसकी बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो 10 में बहुत ज़रूरी है, वो है आपका लॉ ऑफ इंडाइसिस, जो कि नंबर्स पे परफॉर्म करते हैं। आपको मालूम है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर के पावर में दूसरा नंबर लिखा गया a टू द पावर b, किसी भी जब एक नंबर के पावर में दूसरा नंबर लिखा गया, मुझे दिया है a टू द पावर b,
बताइए इस a के पावर में b दिया है, तो बेस आपको मालूम है ऐसे जब भी दिया रहा तो जो नीचे नंबर रहा वो कहलाता आपका बेस और जो ऊपर में रहा वो कहलाता आपका इंडेक्स। तो यहाँ बताइए a टू द पावर b में a नीचे आपका इसलिए बेस और उसके पावर में b है इसलिए वो कहलाएंगे आपका इंडेक्स। जब भी ऐसे पावर्स में कोई नंबर्स आया तो उसके लिए आपको जो है कैलकुलेशन अप्लाई करनी है। फिर ध्यान देंगे हम जो है यूज़ करते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ इंडाइसिस। लॉ ऑफ इंडाइसिस यानी इंडेक्स के लिए लॉज। यहाँ बताइए फर्स्ट लॉ है कि मुझे बेस में a दिया, पावर में m दिया है, फिर से आपका बेस a और पावर n है। ऐसे नंबर्स जिसके पावर में कुछ नंबर दिया है, मतलब आपको जो है बेस और इंडेक्स फॉर्म में नंबर दिया है यानी पावर दिया है, तो रूल अप्लाई होता है। ऐसे नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो आपको दिखाई दे रहा बेसिस सेम है इसलिए इसको आप एक बार लिखोगे। मल्टीप्लिकेशन है इसलिए आप क्या करेंगे इंडेक्स का यानी पावर्स का लेंगे एडिशन a⁻m+n। अगर आपको a के पावर में m दिया है, इसके डिवीज़न में अगेन a टू द पावर n दिया है, मतलब जिसमें बेस और इंडेक्स है ऐसे नंबर्स डिवीज़न में दिया है। ऐसे सिचुएशन में क्योंकि मुझे बेस कॉमन दिखाई दे रहा है इसलिए इसको एक बार लिख देंगे और आप क्या करेंगे सिंपल फर्स्ट इंडेक्स माइनस ले लेंगे सेकंड इंडेक्स। मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ इंडाइसिस जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है और डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल है ऑन कंडीशन उनके बेसिस सेम होना चाहिए। आपका जो रूल है लॉ ऑफ इंडाइसिस वो सिर्फ सेम बेसिस के लिए अप्लाई होता है। पावर कुछ भी हो बट बेसिस क्या होना चाहिए आपका सेम। अगर बेसिस सेम रहे, नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो उनके इंडेक्स ऐड होंगे, बेसिस सेम रहे, डिवीज़न है तो इंडेक्स जो आपके क्या होंगे सब्सट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर आपको दिया है a टू द पावर m और सेकंड दिया है b टू द पावर n, अब देखिए यहाँ पर फिर से मल्टीप्लिकेशन इज देयर, इसके पहले बेसिस सेम थे, मल्टीप्लिकेशन था तो इंडेक्स का एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन था यानी डिवीज़न था तो इंडेक्स का क्या हुआ सब्सट्रैक्शन। यहाँ बताइए अब इंडेक्स सेम है लेकिन बेसिस डिफरेंट है। कंडीशन है कि अगर इंडेक्स सेम हो बेसिस डिफरेंट रहे तो ऐसे सिचुएशन में बेस इंडेक्स को ले लेंगे कॉमन और बेसिस आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू बी। अगर सेम थिंग यहाँ पर आपका a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m, फिर से आपका इंडेक्स सेम है। कंडीशन है या तो बेस सेम होना चाहिए या इंडेक्स सेम होना चाहिए। अगर बेसिस सेम रहे तो इंडेक्स का एडिशन हो जाएगा, बेसिस सेम है डिवीज़न इज देयर तो इंडेक्स का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके इंडेक्स सेम है और बेसिस डिफरेंट है तो इंडेक्स को कॉमन ले लेंगे पावर में यानी इंडेक्स में और बेसिस का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ बताइए डिवीज़न में है इसलिए आप डिवाइड कर देंगे a डिवाइड बाई b और आप ले लेंगे इंडेक्स को कॉमन यानी पावर में m। तो भैया आपका जो है बेसिस सेम, मल्टीप्लिकेशन इज देयर, पावर का एडिशन हो जाएगा मतलब इंडेक्स का एडिशन, बेसिस सेम, डिवीज़न इज देयर तो पावर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर भी मुझे बेसिस डिफरेंट दिखाई दे रहे बट इंडेक्स सेम है, मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ इंडाइसिस जो है इधर बेसिस सेम के लिए एप्लीकेबल है और इंडेक्स सेम के लिए एप्लीकेबल है। कंडीशन है कि हमारा ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होना चाहिए। लेकिन अगर आपको जो है
बेसिस भी डिफरेंट है, या बेसिस अगर आपके सेम है और इंडेक्स डिफरेंट है बट एडिशन है, तो ऐसे केस में आपका जो है कोई लॉ ऑफ इंडेक्स अप्लाई नहीं होगा, लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई नहीं होगा। लॉ ऑफ इंडाइसिस जो है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, इधर बेसिस सेम हो या इंडेक्स सेम हो, इन दोनों के लिए हम लोग जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होना चाहिए। सब्सट्रैक्शन या एडिशन रहा, सब्सट्रैक्शन और एडिशन रहा, तो ऐसे आप जो है नंबर्स को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमको डिफरेंट रूल अप्लाई करना पड़ता है। चेक करना होता है कि हमारा जो है पावर सेम है या फिर टर्म सेम है कि नहीं। जैसे एग्जांपल मुझे दिया x रेज़ टू पावर 2 और दिया है फिर 3 टाइम्स x रेज़ टू पावर 2। अब देखिए एग्जैक्टली सेम टर्म है एक्स स्क्वेयर, बट ये कुछ भी नहीं है नंबर, मतलब यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। अगर इनके बीच में एडिशन है तो आपको मालूम है कि जब भी टर्म्स के मल्टीपल में कोई नंबर आते हैं तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं उनके कोएफिशिएंट। तो यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 है। क्योंकि टर्म एग्जैक्टली सेम है, टर्म अगर सेम रहेंगी तो उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है। हम क्या करेंगे, जब टर्म सेम रहेंगी तो उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी ऑपरेशन दिया आपको। यहाँ एडिशन दिया है तो दिस 1 + 3 यानी आपका 4 × एक्स स्क्वेयर। मुझे अगर दिया होता 4x³ - 3x³, फिर से आपकी टर्म सेम है। टर्म सेम मतलब उनका बेस और इंडेक्स दोनों सेम रहे तो ही उनके कोएफिशिएंट्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा। यानी आप इसका आंसर लिखेंगे दिस 4 - 3 मतलब 1 × x रेज़ टू पावर 3। लेकिन आपको अगर डिफरेंट टर्म दिया x³ और x², अब क्योंकि टर्म डिफरेंट है तो इनका ना एडिशन होगा ना सब्सट्रैक्शन होगा, हालांकि इनके बेसिस सेम है। बेसिस सेम है लेकिन बेसिस सेम या इंडेक्स सेम रहा तो ऑपरेशन आपका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होना चाहिए। इन्हीं के लिए हमारे लॉ एप्लीकेबल है। यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट टर्म है, ना इनका एडिशन होगा ना सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये x³ और x²। तो मैंने आज आपको जो है नंबर्स के फ्रैक्शंस के लिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कैसे परफॉर्म करना है इसका आइडिया दिया आपको। और अगर मान लीजिए किसी नंबर्स के पावर में अनदर नंबर है, मतलब बेस और पावर यानी इंडेक्स के फॉर्म में दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ बेसिस सेम रहेंगे और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न रहेगा तो ही एडिशन होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन रहा तो और डिवीज़न रहा सब्सट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर आपका इंडेक्स सेम है तो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न रहेगा तो ही ऑपरेशन अप्लाई होंगे। यानी इंडेक्स को कॉमन ले लेंगे, बेसिस का मल्टीप्लिकेशन, और अगर डिवीज़न है तो डिवाइड जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट आपका इंडेक्स है, मतलब टर्म डिफरेंट है, तो उसका ना एडिशन होगा ना सब्सट्रैक्शन होगा। सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम बेस सेम इंडेक्स वाली टर्म्स का पॉसिबल है। अगर सेम बेस या डिफरेंट इंडेक्स हो तो ऐसे केस में इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको जब बेसिक बताया, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं में करते हैं, फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में, या फिर लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करने में। तो आज हम जो है हमारा क्लास यानी आपका जो वीडियो यहीं कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। एंड आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे का स्टडी करेंगे और इसको बहुत ही माइन्यूटली आप जो इसको रिवाइज करेंगे। सो हैव ए नाइस डे। थैंक यू।